गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर ओवरहेड को स्टार्ट किया था। ओवरहेड क्या होते हैं? ओवरहेड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। मगर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में मेनली फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा है। अब ओवरहेड के इस चैप्टर में हमें करना क्या है? हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की रेट कैलकुलेट करते हैं। और ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आर रेट और मशीन आर रेट। इन सारे 5 में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मशीन आर रेट है। चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो भी इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा वही है, चाहे आप उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन आर रेट मेथड ही होता है। ठीक है, तो 5 मेथड है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बेसिस पर हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। किसी भी जॉब पर, किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी वर्क ऑर्डर पर अगर हमें ओवरहेड को कितना ओवरहेड लगेगा इसको कैलकुलेट करना है तो हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को पता करना पड़ेगा, और उसके बाद हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओवरहेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। आज हम और थोड़ा इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखो, ये जो चैप्टर है फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा है, और फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें इस चैप्टर में और आगे क्या समझना है उसको थोड़ा सा आगे और डिस्कस करने में हेल्प रहेगी। समझना मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और ये काम कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही होता है, कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग को काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए भी फैक्ट्री में बहुत बार अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए हमने 3 डिपार्टमेंट बना रखे। तीनों डिपार्टमेंट में काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना ही होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसका काम है इस किताब को प्रिंट करना, इस किताब को प्रिंट करके बेचना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जो फैक्ट्री थी जहां पर ये किताब बनेगी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट बना दिए। एक डिपार्टमेंट का काम क्या था पता है? ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, इसका काम था ये जो पेपर आता है उसकी कटिंग करना। पहला जो डिपार्टमेंट था उसका काम था पेपर की कटिंग करना। बड़ा पेपर आता है उसकी कटिंग करना, ये पहले डिपार्टमेंट का काम था। दूसरे डिपार्टमेंट का काम था उस पेपर पर प्रिंटिंग करना। क्या काम था? उस पेपर पर प्रिंटिंग करना। और जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसका काम था जो प्रिंट हो गए पेपर उसकी बाइंडिंग करना और ऐसी किताब बनाना। हमने क्या किया? प्रोडक्शन के काम को 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया। पहला डिपार्टमेंट पेपर की कटिंग करता है, दूसरा डिपार्टमेंट प्रिंटिंग का काम करता है, तीसरा डिपार्टमेंट बाइंडिंग का काम करता है। इससे क्या हुआ? थोड़ा इजी हो गया, काम मैनेज करना इजी हो गया। नहीं तो सारा काम एक ही डिपार्टमेंट करता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हमने
मैन्युफैक्चरिंग के काम को, मतलब प्रोडक्शन के काम को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। एक का काम पेपर कटिंग, एक का काम प्रिंटिंग, एक का काम बाइंडिंग। तो काम थोड़ा अच्छी तरीके से मैनेज हो सके, प्रॉपर तरीके से वर्क को कंट्रोल कर सके, हमने ऐसा किया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री में ऐसा ही होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज काम को बांट दिया जाता है, जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता है तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है। मतलब इस चैप्टर में हम 2 टाइप के सिचुएशन समझेंगे, जहां पर फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। 2 तरह की सिचुएशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ने वाले जहां पर डिपार्टमेंट का सिस्टम होता है, मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर ऐसा होता है तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, सबसे पहले तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मान लो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए मशीन आर रेट मेथड को काम में ले रहे हैं। कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, मशीन आर रेट। मैंने आपको बताया था 5 मेथड है, 5 में से कोई भी आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो काम ले लो। मान लो हमने डिसाइड किया कि हम मशीन आर रेट मेथड को काम में लेंगे। ठीक है, अब मशीन आर रेट मेथड को अगर आप काम ले रहे हो तो आपकी फैक्ट्री में मान लो ये 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। तो ये जो मशीन आर रेट आप कैलकुलेट करोगे ना, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कैलकुलेट करोगे। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की मशीन आर रेट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की मशीन आर रेट अलग, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 की मशीन आर रेट अलग। मतलब हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपके यहाँ पर फैक्ट्री में डिपार्टमेंट का सिस्टम है तो, अगर नहीं है तब तो पूरे फैक्ट्री की एक ही मशीन आर रेट निकलेगी। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, 2, 3, तो ये जो हम मशीन आर रेट मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करेंगे, ये हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें 3 मशीन आर रेट निकालनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की मशीन आर रेट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की मशीन आर रेट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 की मशीन आर रेट। अच्छा, मशीन आर रेट कैसे निकलती है? मशीन आर रेट का मतलब होता है ओवरहेड पर मशीन आर। मशीन आर रेट कैसे कैलकुलेट होती है? हम ओवरहेड में मशीन आर का डिवाइड कर देते हैं। मान लो हमारे ओवरहेड है 10 लाख और हमारे मशीन आर से 2 लाख, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल्स टू ₹5। मतलब हमारा ओवरहेड 5 रुपीज पर मशीन आर है। एक मशीन आर का ओवरहेड 5 रुपए है ना। तो अब यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। तो हमें डिपार्टमेंट 1 की मशीन आर रेट अलग कैलकुलेट करनी है, डिपार्टमेंट 2 की मशीन आर रेट अलग कैलकुलेट करनी है, डिपार्टमेंट 3 की मशीन आर रेट अलग कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड और मशीन आर्स अलग चाहिए, डिपार्टमेंट 2 के ओवरहेड और मशीन आर्स अलग चाहिए, और डिपार्टमेंट 3 के ओवरहेड और मशीन आर्स अलग चाहिए, क्योंकि हमें मशीन आर रेट तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग कैलकुलेट करनी। तो तीनों के ओवरहेड अलग अलग चाहिए, तीनों के मशीन आर्स अलग अलग चाहिए। तो हम 3 मशीन आर रेट निकालेंगे, 1 की अलग, 2 की अलग। मान लो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड कैलकुलेट किए 5 लाख और मशीन आर्स कैलकुलेट किए 1 लाख। इसका मतलब है डिपार्टमेंट 1 में 1 घंटे का ओवरहेड 5 रुपए होता है। डिपार्टमेंट 1 में 1 घंटे का ओवरहेड 5 रुपए। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में ओवरहेड है 8 लाख और मशीन आर्स है 2 लाख। तो इसका मतलब है 1 घंटे का ओवरहेड हो गया 4 रुपए। डिपार्टमेंट 2 में 1 घंटे का ओवरहेड 4 रुपए। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, इसके ओवरहेड है 10 लाख
और मशीन आवर्स है 5 लाख, तो 1 घंटे का ओवरहेड हो गया 2 रुपये। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 1 घंटे का ओवरहेड 5 रुपये, सेकंड में 1 घंटे का ओवरहेड 4 रुपये, और डिपार्टमेंट थर्ड में 1 घंटे का ओवरहेड 2 रुपये। ठीक है, अब इससे क्या कैलकुलेशन होगी समझना। मान लो हमें एक जॉब मिला, 1000 किताबें बनानी है। कितनी बुक्स बनानी है? 1000 किताबें बनानी है। ठीक है, इस 1000 किताब को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट 50,000, लेबर की कॉस्ट 30,000, और अब हमें पता करने हैं ओवरहेड। तो 1000 किताबें बनाने में डिपार्टमेंट 1 में मान लेते हैं 1000 घंटे लगेंगे, डिपार्टमेंट 2 में 500 घंटे लगेंगे, और डिपार्टमेंट 3 में 2000 घंटे लगेंगे। मतलब इस 1000 किताबें बनाने में डिपार्टमेंट 1 में 1000 घंटे, सेकंड में 500 घंटे, और थर्ड में 2000 घंटे लगेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 में 1 घंटे की रेट, मतलब ओवरहेड 1 घंटे का 5 रुपये, तो 5000 रुपये का ओवरहेड तो लगेगा डिपार्टमेंट 1 में। डिपार्टमेंट 2 में 1 घंटे का ओवरहेड 4 रुपये, तो 500 इंटू 4 2000 रुपये का ओवरहेड लगेगा डिपार्टमेंट 2 में, और डिपार्टमेंट थर्ड में 1 घंटे की ओवरहेड 2 रुपये इंटू 2 4000 रुपये का ओवरहेड लगेगा डिपार्टमेंट थर्ड में। मतलब ओवरहेड 3 डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, फर्स्ट में लग रहा है, सेकंड में भी लग रहा है, थर्ड में भी लग रहा है। तो ओवरहेड कितना लगा? 5000 प्लस 2000 प्लस 4000, ओवरहेड लगेगा टोटल 11000। और इस जॉब की कॉस्ट कितनी हो गई? 50,000 का मटेरियल, 30,000 की लेबर और 11000 का ओवरहेड, 91,000 इस जॉब की टोटल कॉस्ट आ गई। करेक्ट? फिर आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो और आपको क्या मिल जाएगी? इस जॉब की सेल्स वैल्यू। करेक्ट? तो डिपार्टमेंट का अगर सिस्टम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर डिपार्टमेंट की रेट भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की रेट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर ओवरहेड भी डिपार्टमेंट वाइज लगेगा, डिपार्टमेंट 1 का इतना ओवरहेड, डिपार्टमेंट 2 का इतना ओवरहेड, डिपार्टमेंट 3 का इतना ओवरहेड। ठीक है, तो हमें अगर फैक्ट्री में डिपार्टमेंट का सिस्टम है तो हमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज मशीन आर चाहिए। अगर आप मशीन आर रेट मेथड को काम ले रहे हो तो, अगर आप लेबर आर रेट मेथड को काम ले रहे हो तो हमें लेबर आर्स चाहिए मशीन आर्स की जगह। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट ये है कि ये डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड कैसे पता चलेंगे और ये डिपार्टमेंट वाइज मशीन आर्स कैसे पता चलेंगे, तभी तो हम डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालेंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड कैसे पता करेंगे? अब बिल्कुल आप ध्यान से समझना। डिपार्टमेंट वाइज हमें रेट पता करनी है, इसके लिए हमें टोटल 5 स्टेप दे रखे हैं। ये जो आपने रेट निकाली है ना, 5 रुपीज, 4 रुपीज, 2 रुपीज, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल 5 स्टेप दे रखे। कितने स्टेप दे रखे हैं? 5। पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, दूसरा स्टेप होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, तीसरा होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, चौथा होता है रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, और लास्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। 5 स्टेप होते हैं। वन बाय वन एक एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेप में क्या होता है, कैसे करना है, और लास्ट में जाके फाइनली हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे मिलेगी। करेक्ट फ्रेंड्स? उससे भी पहले ये 5 स्टेप हम शुरू करें, उससे भी पहले एक और पॉइंट हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा, और वो है सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो फैक्ट्री होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये तो हो गए हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। मान लो, अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 ही होंगे,
2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारी फैक्ट्री में मान लो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा एक और टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा एक और टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं और हम उनको कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा हमारी फैक्ट्री में सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं? सर्विस डिपार्टमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी मशीनें होती है। अब मशीनें खराब भी होती है, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो मशीन जब खराब होगी या मशीन की जो एक टाइम बेसिस पे रिपेयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जैसे मान लो हमारी फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। तो हर डिपार्टमेंट अपनी व्यवस्था खुद करे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को कहेंगे भाई आपकी मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस आप खुद व्यवस्था करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को कहेंगे आप अपनी मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस की व्यवस्था खुद करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को कहेंगे कि आप अपनी मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस की व्यवस्था खुद करो। अगर हर डिपार्टमेंट अपनी रिपेयर और मेंटेनेंस की व्यवस्था खुद करेगा तो उसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा, है ना। इसके लिए एक काम किया जा सकता है, हमने फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट बना दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। यहां पर रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे पर्सन है, ठीक है। हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत है, उसको खुद की व्यवस्था नहीं करनी है, उसको क्या करना है? कॉल करना है। कहाँ कॉल करना है? रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, कि हमारे यहाँ मशीन खराब हो गई है, आके चेक करो, या मशीन की रिपेयर करनी है, आके रिपेयर करो। रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से एक पर्सन जाएगा, जो भी पर्सन है वो जाएगा और मशीन की रिपेयर करके वापस आ जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में रिपेयर की जरूरत है तो किसको कहेगा? रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। मतलब उन्होंने कॉमन एक डिपार्टमेंट बना दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कि हमें हमारी व्यवस्था रिपेयर और मेंटेनेंस की खुद की नहीं करने की जरूरत है। एक कॉमन डिपार्टमेंट बना दिया, जहां पर भी मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत है, रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से पर्सन जाएगा, ठीक करके आ जाएगा, रिपेयर करके आ जाएगा। तो यहां हमने एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये हेल्प करता है कि आपके यहाँ पर जो भी मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस करनी है वो आप हमें कहो, हम कर देंगे। आपको अपनी व्यवस्था खुद करने की जरूरत नहीं। एक कॉमन डिपार्टमेंट बना दिया जो मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस कर देगा। तो ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमने बनाया फैक्ट्री में, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। इट इज नॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि यहां प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, डिपार्टमेंट तो है बट यहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और ये डिपार्टमेंट फैक्ट्री में है। तो ये फैक्ट्री में ये जो डिपार्टमेंट है रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इट इज सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस देता है। फॉर एग्जाम्पल स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को भी रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को भी रॉ मटेरियल चाहिए। तो या तो हर डिपार्टमेंट अपने मटेरियल की व्यवस्था खुद करे, जब भी चाहिए बाजार से खरीदे, नहीं तो एक और तरीका हो सकता है जो जनरली होता है। एक डिपार्टमेंट हमने बनाया स्टोर डिपार्टमेंट। ये जो भी डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, ये अपनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसको बताएगा? स्टोर डिपार्टमेंट को बताएगा। उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को अपना मटेरियल बाजार से डायरेक्टली खरीदने की जरूरत नहीं है। ये अपने मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसको बताएगा? स्टोर को।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 अपने मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसको बताएगा? स्टोर को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 अपने मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसको बताएगा? स्टोर को। स्टोर कीपर मार्केट से मटेरियल खरीदेगा और इनको दे देगा। तो हर डिपार्टमेंट को अपने मटेरियल का अरेंजमेंट खुद ही करने की जरूरत नहीं है। हमने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया, स्टोर डिपार्टमेंट, जो सारा मटेरियल मार्केट से खरीदेगा और जिस डिपार्टमेंट को जरूरत है उसको मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। समझा? तो यहाँ ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है ये है फैक्ट्री में ही होता है स्टोर डिपार्टमेंट, मगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। जैसे आपको सर्विस डिपार्टमेंट का और एग्जांपल बताऊं तो है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में भी वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, 2 में भी होगी, 3 में भी होगी। तो या तो हर डिपार्टमेंट अपने वर्कर की व्यवस्था खुद करे, या फिर एक हमने डिपार्टमेंट बना दिया एचआर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को जो भी वर्कर की रिक्वायरमेंट है वो किसको बतानी है? एचआर डिपार्टमेंट को। कि हमें 10 वर्कर चाहिए, 5 वर्कर चाहिए, 15 वर्कर चाहिए, कैसे वर्कर चाहिए, सारी डिटेल बता दी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 भी अपनी वर्कर की रिक्वायरमेंट बताएगा एचआर को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 भी अपनी वर्कर की रिक्वायरमेंट बताएगा एचआर को। एचआर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट से वर्कर को अरेंज करेगा और फिर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा। तो एचआर डिपार्टमेंट भी होता है फैक्ट्री में, मगर उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा। उस डिपार्टमेंट में भी वो डिपार्टमेंट भी क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका मतलब है कि ये जो फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन नहीं करते बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं, मतलब उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट। तो एक फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टोटल 5 स्टेप होते हैं। मान लो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी। ये 3 क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट। एक फैक्ट्री है जिसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा टोटल 5 स्टेप होते हैं। हमें क्या पता करना है? डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और मान लो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए मशीन आर रेट मेथड को यूज करते हैं, तो हमें डिपार्टमेंट वाइज मशीन आर रेट पता करनी है, मतलब ओवरहेड पर मशीन आर पता करना है डिपार्टमेंट वाइज, है ना? कैसे करेंगे? 5 स्टेप। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहला स्टेप होता है ओवरहेड टोटल कितने लगेंगे उसको पता करना। थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिएगी। ए बी सी, एक्स और वाई, और यहां लिख लेते हैं टोटल। ये दोनों है सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, पहला स्टेप है ओवरहेड को कलेक्ट करना। मान लो हम 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ जो कैलकुलेशन है वो 1 साल के हिसाब से करें, जरूरी नहीं है कि 1 साल के हिसाब से करें, 1 महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक, मान लो हमने 1 साल के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पहला स्टेप है 1 साल में फैक्ट्री के टोटल कितने खर्चे लगेंगे उसको पता करना। अब फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने आपको बताया मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को छोड़ दो, बाकी फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। तो 1 साल में फैक्ट्री के ओवरहेड कितने लगेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, जैसे पावर की कॉस्ट, जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट,
है ना, जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल की कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड ही होता है, इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज, सब सारे पता कर लो कि एक साल में फैक्ट्री के टोटल खर्चे कितने लगेंगे, पूरी फैक्ट्री के, डिपार्टमेंट वाइज अभी हम पता नहीं करें, पूरी फैक्ट्री में टोटल कितने ओवरहेड लगेंगे एक साल में, फैक्ट्री ओवरहेड हमने पता कर लिया कि पूरे साल भर में हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे 10 लाख रुपए। तो पहला स्टेप है टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड पता करो, और वो हमने पता कर लिए 10 लाख, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, अब ये जो 10 लाख रुपए हैं ये तो टोटल है, इस 10 लाख रुपए को सारे डिपार्टमेंट में बांट दो, 10 लाख को सारे डिपार्टमेंट में बांट दो, ए बी सी एक्स वाई सब में बांट दो। बांटेंगे कैसे? बांटने के लिए इस 10 लाख रुपए के जो ओवरहेड है इनको सारे डिपार्टमेंट में बांटने के लिए हमारे पास सेकंड और थर्ड दो स्टेप है। सेकंड स्टेप का नाम है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, और तीसरे स्टेप का नाम है एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ये क्या होता है एलोकेशन और ये क्या होता है एपोर्शनमेंट? देखो ये जो हमने ओवरहेड की डिटेल को कैलकुलेट किया है 10 लाख, हो सकता है कि इस लिस्ट में ये जो ओवरहेड की हमने लिस्ट बनाई है इसमें से कोई खर्चा ऐसा हो सकता है जो केवल और केवल किसी एक डिपार्टमेंट से ही रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिस्ट बनाई है ना, इसमें एक खर्चा है एसी रिपेयर कॉस्ट। मान लो एसी रिपेयर कॉस्ट, क्या खर्चा है? एसी रिपेयर कॉस्ट, और वो खर्चा है 20,000 रुपए। अब ये जो 5 डिपार्टमेंट है ना, ए बी सी एक्स वाई, इसमें एसी केवल और केवल डिपार्टमेंट ए में लगे हुए हैं, बी डिपार्टमेंट में एसी नहीं, सी डिपार्टमेंट में एसी नहीं, एक्स में एसी नहीं, वाई में एसी नहीं। एसी कहाँ लगे हुए हैं? ए डिपार्टमेंट में ही लगे हुए हैं। तो ये जो 20,000 रुपए एसी रिपेयर का खर्चा है ये पूरा का पूरा कहाँ लगेगा? डिपार्टमेंट ए पर ही लगेगा, क्योंकि एसी ए में ही है, बाकी तो कहीं एसी नहीं है। तो एसी रिपेयर का खर्चा बी पर नहीं लगेगा, क्यों? वहां एसी नहीं। सी में नहीं लगेगा क्योंकि वहां एसी नहीं, एक्स में नहीं लगेगा, वाई में नहीं लगेगा क्योंकि वहां एसी नहीं है। तो एसी रिपेयर का खर्चा केवल और केवल कहां लगेगा? ए पर लगेगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही कुछ खर्चा ऐसा हो सकता है, कोई खर्चा ऐसा हो सकता है जो केवल और केवल बी से ही रिलेट करता है, कोई खर्चा ऐसा हो सकता है जो केवल और केवल सी से ही रिलेट करता है, कोई खर्चा ऐसा हो सकता है जो केवल एक्स से ही रिलेट करता है, कोई खर्चा ऐसा हो सकता है जो केवल वाई से ही रिलेट करता है। तो कोई खर्चा अगर ऐसा है जो केवल किसी एक डिपार्टमेंट से ही वो रिलेट करता है, उस खर्चे को उस डिपार्टमेंट पर चार्ज कर दो, हम उसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। मान लो ये जो 10 लाख रुपए के खर्चे हैं उसमें से 40,000 रुपए के खर्चे ऐसे हैं जो केवल डिपार्टमेंट ए का ही खर्चा है, मतलब वो खर्चा हमने कहा अच्छा ये तो केवल ए का ही है। 30,000 के खर्चे ऐसे हैं जो केवल बी के ही हैं, 20,000 के खर्चे ऐसे हैं जो केवल सी के हैं, 20,000 के खर्चे ऐसे हैं जो केवल एक्स के हैं, और 10,000 के खर्चे ऐसे हैं जो केवल वाई के हैं। तो 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10, 1,20,000 रुपए के खर्चे ऐसे हैं जो किसी एक डिपार्टमेंट से ही रिलेट कर रहे थे और हमने उस खर्चे को उस डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिया, मतलब उस खर्चे को बांटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो सीधा सीधा लग रहा था अच्छा ये तो ए का ही है, ये केवल बी का है, ये केवल सी का है, ये एक्स का, ये वाई का। इसको कहते हैं एलोकेशन करना। अब पीछे वो खर्चे बचेंगे जो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करते, कॉमन खर्चे, और जो कॉमन खर्चे हैं वो सारे डिपार्टमेंट पे बांटने पड़ते हैं। कॉमन खर्चा कैसे? जैसे ये जो हमारी फैक्ट्री है, ये जो हमारी फैक्ट्री है जिसमें ये 5 डिपार्टमेंट है, ये हमारी जो फैक्ट्री है जिसमें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी,
डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, ये जो 5 डिपार्टमेंट है, ये पूरी जो फैक्ट्री है ये रेंट पर ले रखी है और इसका किराया है 40,000 रुपये। अब ये जो 40,000 रुपये का रेंट है, क्या ये पूरा का पूरा रेंट पे ए पे चार्ज करोगे? क्या ये पूरा का पूरा बी पे चार्ज करोगे? पूरा सी पे चार्ज करोगे? पूरा एक्स पे? पूरा वाई पे? नहीं ना। ये 40,000 का खर्चा जो रेंट का है ये सारे डिपार्टमेंट में बटेगा, ए बी सी एक्स वाई सब में बटेगा, क्योंकि ये कॉमन खर्चा है। तो 40,000 का खर्चा इन सारे डिपार्टमेंट में बांटेंगे। अब बांटेंगे कैसे? अलग अलग खर्चे को अलग अलग तरीके से बांटते हैं। जैसे ये जो रेंट का खर्चा है ये एरिया के रेशियो में बांटते हैं। जैसे मान लो ए बी सी एक्स और वाई। ए डिपार्टमेंट का एरिया है 400 स्क्वायर फीट, बी का एरिया है 200 स्क्वायर फीट, सी का एरिया है 300 स्क्वायर फीट, ए का एरिया है 200 स्क्वायर फीट, वाई का एरिया है 100 स्क्वायर फीट। तो ये एक रेशियो बन गया। क्या रेशियो बना? 4 2 3 2 1। तो 4 2 3 2 1 के रेशियो में हम 40,000 रुपये के रेंट को बांट देंगे। ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे होंगे जो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, एक ही मीटर लगा हुआ है, पूरे ये जो पूरी फैक्ट्री है एक ही मीटर लगा हुआ है, उस एक ही मीटर से सारे डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी और पावर की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है 50,000 रुपये, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 50,000 केवल ए या केवल बी या केवल सी या केवल एक्स या केवल वाई पर तो नहीं बटेगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको भी हमें किसी न किसी रेशियो में बांटना पड़ेगा, समझा? तो हम इस स्टेप को, जिसमें कॉमन खर्चे जो होते हैं वो डिपार्टमेंट में हमें बांटने होते हैं, अलग अलग खर्चे को अलग अलग तरीके से बांटना पड़ता है। हम इसको कहते हैं एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। तो पहले तो वो खर्चे जो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं वो तो खर्चा उस डिपार्टमेंट पर चार्ज कर दो, इसको तो कहते हैं एलोकेशन करना। फिर पीछे कॉमन खर्चे बचेंगे, तो अलग अलग खर्चे को अलग अलग तरीके से बांटना पड़ेगा और उसको हम क्या कहते हैं? एपोर्शनमेंट करना। पीछे खर्चे कितने बच गए? 10 लाख में से 1/20 तो एलोकेट हो गए, पीछे बच गए 880। इस 880 में बहुत सारे खर्चे होंगे। मान लो हमने हर खर्चे को जैसा रेशियो था, जैसा बेसिस बन रहा था, हमने बांट दिया। मान लो ए पर वो खर्चा बटा 2 लाख रुपए। इस 8,80,000 में से 2 लाख का खर्चा ए डिपार्टमेंट पर हमने चार्ज किया, 3 लाख रुपए का खर्चा बी पर, 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर एक्स पर, 1 लाख का एक्सपेंडिचर सी पर, 1 लाख का एक्सपेंडिचर एक्स पर और 80,000 का एक्सपेंडिचर वाई पर। जो भी रेशियो जो बांटना था बांट दिया। अब वैसे अभी तो मैं आपको एक पूरा 5 स्टेप एक बता रहा हूँ बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम इस एक एक स्टेप को वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। ये 5 स्टेप ही था इस पूरे चैप्टर में, मतलब ये जो अपना पहला पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें 5 स्टेप ही को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, अब किस खर्चे को किस रेशियो में बांटेंगे वो मैं अब बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक बार तो मैंने आपको बताया कि बांट देंगे, बांटने के बाद में क्या होगा, हमें सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता चल जाएंगे। टोटल तो 10 लाख है, अब टोटल 10 लाख में से हमें ये पता चल गया कि ए के कितने, 2,40,000, 2,40,000, बी के कितने हैं, 3,30,000, सी के कितने हैं, 2,20,000, एक्स के कितने हैं, 1,20,000 और वाई के कितने हैं, 90,000। आप सबकी टोटल करके चेक कर लो, 10 लाख हो रहे हैं। 240, 330, 220, 120 और 90,000, बिल्कुल 10 लाख हो गए। मतलब जैसे ही हमने तीसरा स्टेप खत्म किया, हमें सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड अलग अलग पता चल गए। ए का खर्चा हमें अलग पता चला, बी का अलग, सी का अलग, एक्स का अलग, वाई का अलग, ठीक है। अब होता है चौथा स्टेप। ये जो ए बी सी है ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मगर ये जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई,
इनके खर्चे का क्या होगा? ये जो मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, जैसे हमने कहा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की निकलती है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कौन से डिपार्टमेंट की निकलती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, इनके खर्चे कहां जाएंगे? देखो, ये सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस दे रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। ये सर्विस डिपार्टमेंट क्यों बने? ये सर्विस डिपार्टमेंट बने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देने के लिए। तो अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो जाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ही, क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देने के लिए तो बने। जैसे ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये किसको सर्विस दे रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 को सर्विस दे रहा है। तो ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसका खर्चा अल्टीमेटली तो जाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 पे ही है। ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 को सर्विस देने के लिए बना है। तो स्टोर डिपार्टमेंट का ओवरहेड भी अल्टीमेटली जाना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 पे। इसका मतलब अल्टीमेटली सारे खर्चे आने तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ही है। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं 1, 20 और 90, हम इसको रीअपोर्शन करेंगे। रीअपोर्शनमेंट करने का मतलब होता है सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांट दो, और हम उसको क्या कहते हैं? रीअपोर्शनमेंट करना। तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांट देंगे तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे 0 हो जाएंगे, और सारे के सारे खर्चे कहां पर चार्ज हो जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज हो जाएंगे। तो हम इसको कहते हैं स्टेप नंबर 4, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का रीअपोर्शनमेंट करना। अब देखो, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स, इसके ओवरहेड कितने हैं? 1,20,000। ये 1,20,000 और इसके खर्चे कितने हैं? वाई के 90,000। दोनों के मिला के टोटल खर्चे कितने हैं? 2,10,000। तो 2,10,000 के खर्चे ए बी सी पर बट जाएंगे। जिस परसेंटेज में सर्विस दी है, मतलब एक्स डिपार्टमेंट ने ए बी सी को जैसी सर्विस दी है उस रेशियो में बांट देंगे, और वाई ने जिस रेशियो में ए बी सी को सर्विस दी है उस रेशियो में बांट देंगे। मतलब बांटेंगे कैसे? इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो अभी हम एक बार ये मान लेते हैं कि बांट दिए। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे थे एक्स और वाई, उसको हमने ए बी सी पर बांट दिया। मान लो 2,10,000 में से 50,000 डिपार्टमेंट ए पर, 60,000 डिपार्टमेंट बी पर, और 1,00,000 रुपए डिपार्टमेंट सी पर खर्चा बढ़ गया। एक्स और वाई के जो खर्चे थे, अच्छा इसका टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्स और वाई के खर्चे माइनस हो गए और ए बी सी पर प्लस हो गए, तो टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं। अब जैसे ही हमने चौथा स्टेप लिया, सारे के सारे ओवरहेड कहाँ आ गए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आ गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का टोटल खर्चा हो गया 2,90,000। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का टोटल खर्चा हो गया 3,90,000, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का टोटल खर्चा हो गया 3,20,000। अगर आप इन सारे ओवरहेड की टोटल करोगे, ए के ओवरहेड 290, बी के ओवरहेड 390 और सी के ओवरहेड 320, ये हो गए 10 लाख। मतलब जैसे ही आप चौथा स्टेप लोगे, सारे ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर चार्ज हो जाएंगे। अब 10 लाख के ओवरहेड है, उस 10 लाख के ओवरहेड में से 290 का ओवरहेड ए डिपार्टमेंट का, 390 का ओवरहेड बी डिपार्टमेंट का, और 320 का ओवरहेड सी डिपार्टमेंट का। चौथा स्टेप खत्म। सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड हमें डिपार्टमेंट वाइज पता चल गए। अब लेते हैं हम 5th और लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मशीन आवर रेट मेथड कंपनी यूज करती है, ठीक है? मशीन आवर रेट मेथड का कंपनी यूज करती है। तो कैसे करेंगे? ए डिपार्टमेंट के ओवरहेड कितने? 2,90,000। मान लो इसके मशीन आवर से 29,000,
मान लो डिपार्टमेंट ए के मशीन आर्ट्स 20, ये मशीन आर्ट्स आपको दे रखे होंगे, ओवरहेड हमने पता कर लिए। मशीन आर्ट्स डिपार्टमेंट ए के 29,000 है, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ए में मशीन आर रेट 10 रुपये, डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड पर मशीन आर 10 रुपये। डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड कितने, 3,90,000, और मान लेते हैं इसके मशीन आर 78,000, तो 3,90,000 डिवाइडेड बाई 78,000 5 रुपये। डिपार्टमेंट बी में ओवरहेड 1 घंटे का 5 रुपये, और डिपार्टमेंट सी में 3,20,000 डिवाइडेड बाय 16,000 मशीन आ रहे, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 16,000, 1 घंटे का ओवरहेड 20 रुपये। तो मशीन आर रेट मतलब ओवरहेड पर मशीन आर डिपार्टमेंट ए में 10 रुपये, डिपार्टमेंट बी में 5 रुपये और डिपार्टमेंट सी में 20 रुपये। ये हो गए ओवरहेड पर मशीन आर। ये हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पता की डिपार्टमेंट वाइज। तो टोटल 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, ओवरहेड कलेक्शन करना, मतलब टोटल ओवरहेड पता करो। दूसरा और तीसरा स्टेप में सारे ओवरहेड को बांट दो डिपार्टमेंट में। चौथे स्टेप में सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांट दो, जिससे क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड 0 हो जाएंगे और सारे खर्चे कहाँ आ जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर हम पता कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेप है ओवरहेड पर आर पता करना। अच्छा, हम जैसे मशीन आर रेट मेथड का यूज़ करेंगे ऐसा तो जरूरी नहीं। मान लो आप लेबर आर रेट मेथड यूज़ करो, तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट वाइज जो ओवरहेड है उसमें लेबर आर्स का डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट या लेबर आर रेट। या फिर हो सकता है हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए परसेंटेज ऑफ मटेरियल या परसेंटेज ऑफ लेबर या परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट का यूज़ करें, मगर जनरली जो काम आते हैं ना वो लेबर आर रेट या मशीन आर रेट ही काम आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसी पर फोकस दे रहा हूँ, उसी पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की रेट निकाल ली। डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड पर मशीन आर 10, बी में 5 और सी में 20। ठीक है, अब हमें पता है क्या करना है। ये जो 5 स्टेप है ना, इसमें पहला स्टेप हमें कुछ करना ही नहीं है, ओवरहेड को कलेक्ट करना। भाई हम कहाँ से ओवरहेड को कलेक्ट करेंगे, तो हमें तो क्वेश्चन में सारे ओवरहेड कलेक्ट करके ही देंगे, तो पहले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना। दूसरा स्टेप है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब जो खर्चा किसी डिपार्टमेंट से रिलेट करता है उस खर्चे को उस डिपार्टमेंट पे बांट दो, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। अगर कोई खर्चा ऐसा होगा जो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, मतलब एलोकेशन अगर है तो करके ही देंगे आपको, कलेक्शन आपको करके देंगे, एलोकेशन करके देंगे अगर है तो। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एपोर्शनमेंट। कुछ खर्चे होंगे, हमें उन खर्चों को डिपार्टमेंट में बांटना है। हमें कुछ बेसिस, कुछ रेशियो दे रखे होंगे, हमें खर्चों को अलग अलग रेशियो में बांटना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस खर्चे को किस रेशियो में बांटना है। फिर हमें रीअपोर्शनमेंट करना है। रीअपोर्शनमेंट करने का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कहते हैं रीअपोर्शनमेंट, ये हमें करना है। और फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये हमें पता करनी है। मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप में तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तीसरा स्टेप समझना है, चौथा स्टेप समझना है और पांचवा स्टेप समझना है। तो मैं आपको सबसे पहले तो तीसरे स्टेप के बारे में बताता हूँ, एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। किस खर्चे को कैसे बांटना है, मतलब फैक्ट्री के बहुत सारे कॉमन खर्चे होते हैं, उन खर्चों को डिपार्टमेंट में कैसे बांटना है, किस खर्चे को किस रेशियो में बांटना है। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और फिर आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। रीअपोर्शनमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लिख लीजिए, एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। एक्सपेंसेस और बेसिस, मतलब किस रेशियो में बांटना। जैसे रेंट
रेट्स एंड टैक्सेस, इसको फ्लोर स्पेस के रेशियो में बांटना है। आप एक बार लिख लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आप ये समझ जाओगे कि क्या कैसे बांटना होता है। रेंट, रेट्स और टैक्स को फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटना है, फ्लोर स्पेस को या फ्लोर एरिया को उस रेशियो में बांटना है। फिर इंश्योरेंस, टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये जो ऊपर वाला टैक्स है ना, ये तो रेंट के साथ वाला टैक्स है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इसको वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बांटना है, वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में बांटना है। म्युनिसिपल टैक्स, ये ऊपर जो दिया ना, ये म्युनिसिपल टैक्स, ये रेंट, रेट्स, रेंट एंड रेट्स और म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स को भी फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटना है। इंश्योरेंस, टैक्स, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इनको वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बांटना है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटना है, डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटना है। इनडायरेक्ट वेजेज को इनडायरेक्ट वेजेज को डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटना है, डायरेक्ट वेजेज। पावर, पावर की कॉस्ट को किलोवाट के रेशियो में बांटना है, किलोवाट के रेशियो में बांटना है। अगर किलोवाट नहीं दिए हुए हो तो एचपी, हॉर्स पावर, एचपी का पूरा मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स, हॉर्स पावर और मशीन आवर्स को मल्टीप्लाई करके रेशियो बनाओगे। और मान लो क्वेश्चन में मशीन आवर्स भी नहीं दिए हुए हैं तो केवल हॉर्स पावर के रेशियो में। ये ऑब्लिक करके किया ना, मतलब पहले, सबसे पहले तो आपको देखना किलोवाट है क्या, किलोवाट के रेशियो में बांटना है, नहीं तो फिर ये, नहीं तो फिर इस रेशियो में बांटना है, समझ गए। ये ऑब्लिक करने का मतलब ये। उसके बाद में सुपरविजन एक्सपेंसेस, सुपरविजन एक्सपेंसेस एंड कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में। और अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है तो डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में, डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इनको मशीन आवर्स के रेशियो में बांटना है, मशीन आवर्स के रेशियो में बांटना है। अगर मशीन आवर्स नहीं है तो डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटना है, डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटना है। नेक्स्ट, लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइट एक्सपेंसेस, इसको लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटना है। लाइट पॉइंट मतलब कितने लाइट पॉइंट है। अगर लाइट पॉइंट नहीं है तो फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटना है, फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटना है लाइट एक्सपेंसेस को। फिर यहां पर आप ले सकते हो हीट एंड लाइट, हीट, हीट एक्सपेंसेस, हीट एक्सपेंसेस को हम बांटते हैं रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में, रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में। अगर ये नहीं है तो नंबर ऑफ मशीन के रेशियो में बांट सकते हो, नंबर ऑफ मशीन के रेशियो में बांट सकते हो हीट एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो ये बहुत सारे तो मैंने लिखे हैं। अब आप एक काम करना, यहाँ आगे जगह खाली छोड़ देना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मान लो कुछ और एक्सपेंडिचर आते हैं तो यहाँ पर आप उसको लिस्ट में जोड़ते जाना, मतलब आप करीब करीब 5-6 और आगे जोड़ सकें, 10th 11th, ये जगह खाली छोड़ देना। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई और एक्सपेंडिचर आएगा तो कैसे बांटना है तो वो मैं आपको यहाँ पर लिखा दूंगा, ठीक है, ओके। तो हमें अपोर्शनमेंट मतलब कुछ कॉमन खर्चे होंगे उनको डिपार्टमेंट में बांटना है, तो किस खर्चे को किस रेशियो में बांटना है वो मैंने आपको बताया कि जैसे रेंट और रेट्स और म्युनिसिपल टैक्स को फ्लोर स्पेस के रेशियो में बांटना है, इंश्योरेंस, टैक्स, डेप्रिसिएशन, रिपेयर को एसेट वैल्यू के रेशियो में बांटना है ना, इस तरह से। तो ये लिस्ट आप 2-3 बार पढ़ लेना,
तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर खर्चे को बांटने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं वो तो हमने कुछ डिस्कस किया, कुछ ये लिस्ट जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये लिस्ट में और भी हो सकता है 4-5 खर्चे और आ जाए। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।